Hello and welcome to 45 Days JEE Crash Course. My name is अंजलि कुमारी and आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन. ओके, सो पीएन जंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए कुछ डिवाइसेस फॉर्म होते हैं. तो आज की क्लास में हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उन डिवाइसेस एंड उनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा. तो सबसे जो बेसिक एप्लीकेशन होता है पीएन जंक्शन का वो होता है रेक्टिफायर्स. सो अब हम देखते हैं कि रेक्टिफायर्स वर्क कैसे करते हैं एंड सबसे बेसिक फंक्शन होता है पीएन जंक्शन का. सो हमने एक डायोड लिया, ओके, एंड हमने उसको एक इनपुट दिया एंड इनपुट में हम दे रहे हैं एसी सिग्नल. ओके, हमारा इनपुट क्या है? इनपुट इज एसी सिग्नल. क्लियर? आउटपुट क्या होगा? एसी सिग्नल एक साइनोसॉइडल वेव होता है. ओके, तो अगर इनपुट इस टाइप का कोई सिग्नल है तो ये डायोड क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव साइकिल होगी उसको ये रखेगा, बट जो इनपुट की नेगेटिव साइड होगी उसको ये आउटपुट पे शो नहीं करेगा. हमें जो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव साइकिल के टाइम मिलेगा वो होगा 0 एंड देन क्या आ गई? हमारी पॉजिटिव साइकिल आ गई, तो हमें अगेन पॉजिटिव साइकिल प्रोवाइड कर देगा. तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं रेक्टिफायर. सो रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो क्या करता है? कन्वर्ट एसी इंटू डीसी. सो इनको कहते हैं रेक्टिफायर. एंड इस एक डायोड वाले ने क्या किया? एक साइकिल को तो रहने दिया, एक को ख़त्म कर दिया, तो एसी हमारा डीसी में कन्वर्ट हो गया, बट एक साइड को ये खा गया, ख़त्म कर दिया. तो ऐसे रेक्टिफायर्स को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. तो ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन था रेक्टिफायर का. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, अब हम इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे. अब कंसीडर करो वीआई पोटेंशियल करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड. वो कैसा होता है? ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ? करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ एंड हम वाई एक्सिस पे करंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लेंगे. ये थोड़ा अपोजिट है ओम्स लॉ से. ओम्स लॉ में हम वाई एक्सिस पे करंट और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एंड एक्स एक्सिस पे करंट लेते हैं, बट यहाँ पर हम दूसरा ले रहे हैं. तो हम क्या करेंगे? डायोड पे देखेंगे कि अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस से जुड़ा हुआ है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और ये क्या है? फॉरवर्ड बाइस से जुड़ा हुआ है. मतलब इस साइड क्या है? पॉजिटिव, इस साइड क्या है? हमारा नेगेटिव. फॉरवर्ड आपको क्लियर होगा, जब पॉजिटिव की साइड से जुड़ा होगा तो इसको एक पुश मिलेगा. इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, होल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसको एक पुश मिलेगा, जिसकी वजह से करंट क्या हो गई? आगे की साइड बढ़ रही होगी. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस. एंड जब हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस के साथ जुड़ा होता है, मैं लिख देती हूँ नीचे फॉरवर्ड बाइस. तो जब फॉरवर्ड बाइस के साथ जुड़ा होता है तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा आता है? पहले तो ये स्लोली इंक्रीज हो रहा होता है, फिर धीरे से क्या होता है? बहुत तेजी से इंक्रीज होने लग जाता है. एंड जो ये बढ़ता है वो कहीं मिली एम्पियर्स की टर्म्स में इंक्रीज हो जाता है. मिली एम्पियर की टर्म में यहाँ पर वैल्यूज आती है. तो फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ ऐसा कुछ होता है. ओके, बट क्या हो अगर यही चीज़ रिवर्स्ड बायस में जुड़ी हुई हो? ओके, तो मैं रिवर्स बायस का ग्राफ बना देती हूँ. रिवर्स बायस में आपको क्लियर होगा कि P नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा एंड N पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा. तो ये है ग्राफ एक रिवर्स बायस का. तो इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें जो हो रहा होगा ये कि
पोटेंशियल नेगेटिव की साइड होगा तो क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल इस साइड बढ़ रहा होगा और ये कुछ मिली एम्पियर्स की टर्म में बढ़ रहा होगा। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा होगा, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हो रहे होंगे, पी साइड का माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, और एन साइड का माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स, जिसे ई प्लस से भी लिख सकते हैं हम, या फिर एक सर्कल बना देते हैं जनरली क्लास में। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स है और इस साइड होल्स हैं। ई प्लस से इसलिए लिखते हैं बिकॉज पहले वहां पर इलेक्ट्रॉन हुआ करता था एंड देन वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर नेगेटिव चार्ज की कमी क्रिएट हो गई, तो उसको ई प्लस से लिख दिया जाता है या होल्स के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो पी साइड माइनॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन, एन साइड माइनॉरिटी होगा होल्स। अब हमने क्या किया, इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी एंड इस माइनॉरिटी कैरियर्स फिर क्या कर रहे होंगे, दूसरी साइड मूव कर रहे होंगे। एंड बिकॉज ये इस साइड मूव कर रहे होंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक ड्रिफ्ट करंट जनरेट कर रहे होंगे। क्या जनरेट कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, जिसे हम रिवर्स बायस करंट भी कह देते हैं, बट हम ड्रिफ्ट करंट के नाम से याद रखेंगे। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर एक ड्रिफ्ट करंट जनरेट हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, एन साइड से पी साइड जा रहे होंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जब ये ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी कि डिक्रीज हो रही होगी। क्वेश्चन ये है कि जब हमने रिवर्स बायस में जोड़ा तो माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर जो हो रहे होंगे वो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ड्रिफ्ट करंट की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज हो रही होगी तो कैसी हो रही होगी, वो भी इंक्रीज हो रही होगी। तो V इंक्रीज कर रहा होगा एंड बिकॉज जब V इंक्रीज हो रहा होगा, मैं फॉरवर्ड वाइज वाला पार्ट मिटा देती हूँ बिकॉज फॉरवर्ड वाइज हमें क्लियर है, बहुत इजी था समझना। हम रिवर्स वाइज पे मेन फोकस कर रहे हैं अभी, ओके। सो ड्रिफ्ट करंट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड हो रही होगी इंक्रीज हो रही होगी एंड जब वो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में आएगा। डिप्लीशन रीजन आपको पता ही होगा, पी और बी के बीच में ये जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। तो इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में प्रेजेंट एटम्स से कोलाइड कर रहा होगा और उसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे एंड वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट कर रहे होंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, पीएन जंक्शन में एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा रिवर्स में, जहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। तो एकदम से इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमें क्या दिखने को मिलेगा, इस टाइप का एक स्लोप, और इसी स्लोप को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन। तो क्या हो रहा होगा, ड्रिफ्ट के टाइम स्पीड इंक्रीज हो रही होगी और जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा डिप्लीशन रीजन में, वो कोलाइड कर रहा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते थे उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गए, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गए कि एक टाइम पे करंट की वैल्यू बहुत ही, एक किसी स्पेसिफिक पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई एंड उसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम बोल रहे हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, स्पीड इंक्रीजेस, तो कैसे इंक्रीज हो रहा है, कोलाइड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या हो रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है एंड हमें एवलांच ब्रेकडाउन दिख रहा है, ओके। तो ये एक पीएन जंक्शन को जब रिवर्स बायस में लेके जाते हैं तो उसकी स्टोरी है। तो ग्राफ हमने अभी देखा कि कैसा बन रहा है, ऊपर फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल पीएन जंक्शन का करेक्टरिस्टिक ग्राफ बन रहा है, पर यहाँ पर रिवर्स बायस में हमें क्या कर रहा है, पहले कांस्टेंट हमें पोटेंशियल दिख रहा है,
ठीक है, म्यू एम्पियर्स में करंट चल रहा है और एकदम से हमें एवलांच ब्रेकडाउन मिल रहा है। एवलांच ब्रेकडाउन कब हो रहा है? जब वैलेंस बॉन्ड टूट रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो रहे हैं। सो वेरी गुड, हमने एवलांच ब्रेकडाउन को समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, इफ यू डोप्ड पीएन जंक्शन विथ मच लार्ज कंसंट्रेशन, पी की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, एन की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, उनको बहुत ज्यादा डोप्ड कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? एंड इसका आंसर है, देन यू विल हैव डिप्लीशन रीजन वेरी थिन। ओके, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन होता है बहुत ज़्यादा ही थिन होता है, लाइक माइक्रोमीटर जितना थिन होता है, माइक्रोमीटर जितना थिन होता है पीएन जंक्शन का डिप्लीशन रीजन, अगर हम उसको हेविली डोप्ड कर दें। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अगर हेविली डोप्ड कर दिया जाए तो क्या क्या फिनोमिनास अराइज होते हैं। सो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, तो उसके साथ क्या होता है? डिप्लीशन रीजन जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही थिन होता है, माइक्रोमीटर्स की टर्म्स में होता है। ओके, मैं लिखती हूँ यहाँ पर। सो डिप्लीशन रीजन माइक्रोमीटर्स की टर्म में है जब हाईली डोप कर दिया जाता है, एंड अगर हम रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, पी एन, एंड हमने इसको रिवर्स बायस में जोड़ रखा है। रिवर्स का मतलब अगेन पी किस साइड जुड़ा है? नेगेटिव साइड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा ही हाई होगी। वैलेंस बॉन्ड क्या हो रहे होंगे? फिर ब्रोक डाउन हो रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अभी मैं किसी भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात नहीं कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वैलेंस बॉन्ड क्या हो रहे होंगे? ब्रोक डाउन हो रहे होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहे होंगे। उसकी वजह से क्या हो रहा होगा? जो ग्राफ है रिवर्स बायस का, फॉरवर्ड में तो सेम स्टोरी है। रिवर्स बायस का एक पॉइंट आता है जब कोई कोलिजन कुछ नहीं हो रहा है, अपने आप ही हमें एक ब्रेकडाउन दिखता है। एवलांच ब्रेकडाउन से पहले भी हमें एक ब्रेकडाउन दिखता है जब कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा होता है। ऑलराइट, केस बहुत सिंपल है। पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिप्लीशन रीजन के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और क्या हुआ? वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कोई कोलिजन के बिना। तो इस पॉइंट को कहा जाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन। सो क्या लिखा है मैंने? फिनोमिना समझ में आ गया? पॉइंट्स वाइज पढ़ते हैं। जब हाईली डोप पीएन जंक्शन हम लेते हैं तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है? बहुत ज्यादा थिन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ही हाई हो जाती है जब रिवर्स बायस कंडीशन में, तब विदाउट कोलिजन भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लग जाते हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखने लग जाते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में। उसी को बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। ओके, ज़ीनर ब्रेकडाउन। द पीएन जंक्शन विच इज यूज्ड ज़ीनर ब्रेकडाउन फॉर एप्लीकेशन आर नोन एज ज़ीनर डायोड। जो ज़ीनर ब्रेकडाउन को यूज करते हैं पीएन जंक्शन किसी न किसी डिवाइस को फॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं हम ज़ीनर डायोड। ओके, सो यहाँ पर आपको एक चीज़ अच्छी नोटिस करने को दिखेगी। इस पॉइंट को मैं VZ कह देती हूँ, पोटेंशियल जहाँ पर ज़ीनर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो VZ पे आप नोटिस करोगे कि ज़ीनर ब्रेकडाउन में करंट बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जा रहा है, बट पोटेंशियल
इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो किसी एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा ही हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एंड ये बहुत अच्छा ही यूज़ हम करने वाले हैं। इससे हम एक बहुत अच्छा डिवाइस बनाने वाले हैं जिसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो सेम वोल्टेज पे करंट की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। ओके, इस पॉइंट में अगर देखा जाए पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, बट करंट की क्या है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। ये I है एंड ये V है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ एंड किस चीज़ का अब हम आगे यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब ज़ीनर डायोड हमें पता चल गया। अब हम ज़ीनर डायोड का यूज़ करेंगे एक डिवाइस को बनाने के लिए जिसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर्स हम सबके घर पे लगे रहते हैं। अगर आप अपने फ्रिज के ऊपर देखोगे तो एक बॉक्स लगा रहता है। वो क्या करता है, वो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है फ्रिज को। कैसे करके, वोल्टेज को रेगुलेट करके, कि बहुत सारे करंट पे भी क्या होगी, सेम पोटेंशियल की वैल्यू बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि ज़ीनर डायोड्स कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। किस लिए, तो ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पर करंट, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमने बना रखा है। इधर की साइड है फॉरवर्ड बाइस, इधर की साइड है रिवर्स्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में तो PN का ग्राफ नॉर्मल आ रहा है, बट अगर रिवर्स्ड बाइस कंडीशन में देखें, अगर हेविली डोप्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स बाइस कंडीशन में है तो हमें ज़ीनर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अगर हेविली डोप्ड नहीं है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, अगेन कोलिजन वाली कंडीशन, एंड हमें एवलांच ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन पहले देखने को मिल जाता है, एंड अगर कम डोप्ड है तो एवलांच ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड वही लाइन जो मैंने बोली थी कि करंट इंक्रीज हो रहा है बट वोल्टेज में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फॉर द सेम वोल्टेज अक्रॉस इट। बस किसी एक वोल्टेज पर, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जैसे VZ के नाम से मैं कह रही हूँ, उसमें क्या हो रहा है, आपको बहुत सारी करंट की वैल्यू मिल जा रही है। तो मतलब करंट कितना भी ज़्यादा हो, पोटेंशियल चेंज नहीं हो, एंड यही प्रॉपर्टी का अब हम यूज़ करेंगे। ओके, सो वोल्टेज रेगुलेटर, इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे एंड देन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करूँगी जिससे आपको पता चल जाए कि सब वर्क कैसे करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर में पावर सप्लाई जो हम देते हैं वो DC होता है। एक केस समझते हैं। ओके, तो मैं एक सर्किट डिज़ाइन कर रही हूँ। ये किसी डिवाइस से जुड़ा हुआ है जहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है एंड हमने एक ज़ीनर डायोड लगा दिया है। ये ज़ीनर डायोड का सिंबल है। नॉर्मल डायोड पे, नॉर्मल डायोड के ट्रायंगल पार्ट पे अगर आप Z लिख दो तो वो ज़ीनर डायोड बन जाता है। ओके, एंड इस ज़ीनर डायोड को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं एक लोड लगा देती हूँ, लोड रेजिस्टेंस। ओके, अपने घर की डिवाइसेस की तरह। इस पॉइंट को मैं A बोल रही हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोल रही हूँ, एंड यहाँ पर हमने ये जो रेजिस्टेंस लगा रखा है ज़ीनर के पास में, वो लोड रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक छोटा रेजिस्टेंस होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ओके, एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, और इनकी वैल्यू बहुत कम होती है अगर लोड रेजिस्टेंस में कंपेयर किया जाए। ये लोड रेजिस्टेंस है एंड ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है, एंड हमने फॉरवर्ड बायस में ज़ीनर डायोड को कनेक्ट नहीं किया है, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, अगर आप देख सकते हो तो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ओके, शंट रेजिस्टेंस को RS कहते हैं और हमने ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जो ज़ीनर ब्रेकडाउन पे जो पोटेंशियल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हमने P और N में डाला है। ओके, जैसे कि ज़ीनर ब्रेकडाउन की कंडीशन ही थी कि हाईली डोप्ड P एंड N जंक्शन होता है, तो उस पर जो पोटेंशियल होता है
उस पर डिपेंड करता है कि कितना हमने पी डोप्ड किया है पी एंड एन को। इसका मतलब ये कि जीनर ब्रेकडाउन की एक पर्टिकुलर पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो हम अपने क्वेश्चन में जीनर डायोड की ब्रेकडाउन पे पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट मान लेते हैं। ओके, और 2 वॉट्स हम एज्यूम कर लेते हैं एज पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग क्या होता है? तो पावर रेटिंग वो पावर सप्लाई हम कर सकते हैं, मिनिमम पावर सप्लाई कर सकते हैं जिसके बाद क्या हो, जीनर डायोड ब्रेक मतलब खराब ना हो जाए। एक पॉइंट के बाद अगर हमने पावर को एक्स्ट्रा कर दिया तो जीनर डायोड डैमेज हो सकता है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू पावर की जो हम सप्लाई कर सकते हैं जिस पे जीनर डायोड ब्रेकडाउन ना हो उसको पावर रेटिंग कहते हैं। मतलब एक तरीके से हमें पावर गिवन है, मैक्सिमम पावर दैट इज 2 वॉट। ओके, एंड मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो ए मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है वहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं कि वो आर एल जो मैंने डाला है यहाँ पर, ये जो आर एल मैंने लिखा है यहाँ पर कोई लोड नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू 0 है। पोटेंशियल एट ए मैंने एज्यूम कर रखा है कि 10 है। ओके, ठीक है। तो सारी एनालिसिस तब करते हैं जब लोड कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब VL यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, VL की वैल्यू 0 है केस फर्स्ट के लिए। ओके, VA हमने 10 वोल्ट एज्यूम कर रखा है, जीनर का पोटेंशियल हमने 5 वोल्ट एज्यूम कर रखा है, एंड हम क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है तो VB भी कितना होना चाहिए, VB की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो स्टंट रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियल वाला KVL। ओके, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में पढ़ रखा है। तो V अक्रॉस शंट कितना होना चाहिए, बता सकता है कोई? ए पे कितना पोटेंशियल है? 10। जीनर कितने पे फॉरवर्ड है कि रिवर्स्ड है? रिवर्स्ड है, सो अब माइनस साइन लगा देंगे। तो 10 - 5 वोल्ट इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ये हमें पोटेंशियल मिल गया शंट रेजिस्टेंस पे, इतना पोटेंशियल हमें गिवन है। तो करंट कितना हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस पे? वो इक्वल होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IRS, आई शंट रेजिस्टेंट शंट। V हमें दे रखा है 5 वोल्ट, तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं 5/RS। इतना क्लियर हुआ? सिंपल था ये। अभी तक हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाली, ओम्स लॉ का ही यूज किया है। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस पे से कितना करंट पास हो रहा होगा। ओके, अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन मैंने लिख रखी थी कि 2 वॉट एज दी पावर रेटिंग। तो हमें पावर पता है कि हमने पावर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले रखी है जो कि है 2 वॉट, एंड जीनर डायोड पे पोटेंशियल कितना है 5 वॉट। तो P इक्वल्स टू VI पावर का फॉर्मूला होता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा? पावर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर? द पावर गिवन इज 2 वॉट, पोटेंशियल कितना दे रखा है 5 वॉट। सो 2 वॉट डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट इज 0.4 एम्पियर और 400 मिली एम्पियर। तो ये हमें करंट की वैल्यू आ गई। सो करंट की हमें वैल्यू मिल गई बिकॉज पावर मैक्सिमम था, तो करंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, एंड बिकॉज करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? मिनिमम होगा। रिलेशन क्लियर है? पावर बिकॉज हमें मैक्सिमम दी थी तो करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, एंड बिकॉज करंट मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? मिनिमम होगा। सो मिनिमम रेजिस्टेंस RS, सो दैट करंट इन द डायोड डज नॉट एक्सीड 400 मिली एम्पियर। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड हो गया तो क्या होगा?
हमारा डायोड डैमेज हो जाएगा। तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो वोल्टेज हमें 5V दे रखा है, करंट अभी हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं 0.4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 12.5 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारा ज़ीनर डायोड प्रोटेक्टेड रहे। सिंपली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास पोटेंशियल एट ए की इंफॉर्मेशन थी, ज़ीनर पे पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन थी, हमने करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड किया। फिर बिकॉज हमें पावर मैक्सिमम दे रखा था, पावर रेटिंग दे रखी थी, तो हमें पता चला कि हमें मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने करंट फाइंड आउट किया एंड देन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। ये उस केस के लिए जब हमारे पास लोड नहीं था। ओके, सो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि जब लोड नहीं होगा तो हम कैसे कैसे पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ज़ीनर पोटेंशियल, पावर एंड पोटेंशियल एट 1 पॉइंट ए एंड बी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो अब हम केस ले लेते हैं जब लोड पर क्या हो रखा है, 1 किलो ओम हमने रेजिस्टेंस रख दिया है, मतलब इस बार पोटेंशियल एट लोड 0 नहीं है। सो अब केस ये है, मैं उसी डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ बट दूसरे वे में। रिवर्स बायस कंडीशन में अगेन ओके, जब लोड नहीं था तो हमने RS की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी, दैट वाज 12.5 ओम। इस बार हमें RL दे रखा है 1 किलो ओम। तो अब यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, इस केस को देखते हुए अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो करंट हमें फाइंड आउट करना है थ्रू 1 किलो ओम। पुरानी कंडीशन को ही ले रहे हैं, पोटेंशियल एट ज़ीनर 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस मींस RL 1 किलो ओम। तो आप करंट एट लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, V इक्वल टू IR से। तो आप जब करंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 5 मिली एम्पियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे करंट इन RS, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस पे कितना करंट होगा। तो अगेन V इक्वल्स टू IR लगा देंगे हम। तो शंट रेजिस्टेंस पे भी हमें करंट मिल गया 400 मिली एम्पियर। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना करंट पास हो रहा होगा डायोड से। सो RL से जा रहा है हमारा 400 मिली एम्पियर और यहां से जा रहा है हमारा कितना, 5 मिली एम्पियर। ओके, सो इधर से कितना जा रहा होगा, 400 माइनस 5 मिली एम्पियर। ओके, सो 400 माइनस 5 मिली एम्पियर दैट इज 395 मिली एम्पियर। तो जब लोड नहीं लगा हुआ था तो करंट ज़ीनर से कितना जा रहा था, 400 मिली एम्पियर। बट जब लोड आ गया तो अब क्यों, बिकॉज करंट उसमें भी जाने लगा, तो करंट कितना पास आउट हो रहा है, 395 मिली एम्पियर। पहले ज़ीनर से सारा जा रहा था, अब उससे 5 एम्पियर कम करंट जा रहा है। ओके, तो ये जब लोड हमारा लगा हुआ हो तो अब हमने कैलकुलेशन करी करंट की ज़ीनर पे से। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आगे चलते हैं कि अब क्या है कि जैसे ही ज़ीनर पे से करंट अब फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब उस करंट की एक अपर लिमिट भी होगी और एक लोअर लिमिट भी होगी। बिकॉज आप देख रहे थे किसी एक पॉइंट पे जाके ब्रेक डाउन हो जा रहा था, तो एक अपर लिमिट हो रही होगी और एक लोअर लिमिट होगी। कितनी रेंज में करंट, सेम पोटेंशियल पे हमें डिफरेंट करंट मिल रही है, वो रेंज अब हमें फाइंड आउट करनी है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है। तो इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन कंडीशन हमें कुछ करंट की वैल्यू चाहिए होती है। तो करंट हमने लोड पे से फाइंड आउट किया था, क्या था वो,
5 मिली एम्पियर। अब पोटेंशियल अक्रॉस आर एस कितना होगा? ये वी एस होना चाहिए था, सो दैट विल बी 8 माइनस जीनर का पोटेंशियल, दैट विल बी 3 वोल्ट। तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियल हमें मिल चुका है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें नो लोड पे पता था कि 12.5 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें करंट मिल गया शंट पे। तो डायोड पे कितना करंट होगा? उसमें से 5 माइनस, ओके, बिकॉज लोड पे करंट कितना जा रहा है? 5 मिली एम्पियर। तो आईडी हो जाएगा 335 मिली एम्पियर। तो ये हमने करंट फाइंड आउट कर दिया जीनर के अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सोर्स वोल्टेज होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से। अगर वो बड़ा नहीं होगा तो जीनर वर्क ही नहीं करेगा, ओके। उसको बड़ा ही होना चाहिए ताकि वो पुश कर सके एंड करंट आगे बढ़ सके। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, वरना जीनर वर्क नहीं करेगा, एक्टिव ही नहीं रहेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमने डायोड के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर दिया है। ये सेम पेज वही है कि हमने करंट फाइंड आउट किया, वोल्टेज फाइंड आउट करी, एंड देन हमने जीनर के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर दिया है। एंड अगेन मैं इस चीज पे प्रेशराइज कर रही हूँ कि ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने को आ सकता है कि आपको क्या दे दिया जाए, पोटेंशियल लेस देन जीनर डायोड, तो हर जगह क्या होगा? पोटेंशियल 0 ही हो जाएगा। तो सोर्स का पोटेंशियल हमेशा बड़ा होना चाहिए जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल से। तो अब हमने जीनर ब्रेकडाउन से रिलेटेड कैसे वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कर सकता है, एंड उस पर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं। पहला एप्लीकेशन जो है जीनर ब्रेकडाउन का या फिर पीएन जंक्शन का, दैट इज फोटोडायोड्स। अब फोटोडायोड्स क्या होता है? फोटो समझ में आ रहा होगा कि लाइट एसोसिएटेड है, एंड डायोड हमारा पीएन जंक्शन। सो यहाँ पर क्या होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा पीएन जंक्शन है, एंड ये इस रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा होता है? कंटिन्यूअसली होल इलेक्ट्रॉन पेयर का क्रिएशन और उनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है। क्रिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन of PN junction. Of electron hole pair. होल को मैं H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ओके। ये हमें क्लियर है। सो फोटोडायोड में क्या होता है कि लाइट को हम क्या करते हैं, यहां पर डिप्लीशन रीजन पे, यहां पर क्या होती है, लाइट को हम डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन, इसका मतलब हमारे पास करंट आ जाता है। तो हमें करंट मिलने लग जाता है, एंड ये पूरा सिस्टम वर्क करने लग जाता है, एंड हमें करंट प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं कि जब भी फोटॉन्स आते हैं तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, एंड वो एनर्जी होती है एच न्यू के इक्वल, एंड न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। एच सी कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें तो इनकी वैल्यू आ जाती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। याद रखना ये नैनोमीटर्स में है। मान लो अब हम एक वेवलेंथ यहाँ पर डाल रहे हैं विच इज ऑफ 400 नैनोमीटर, तो हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
एंड वो कैलकुलेट होके आएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो हम एक सेकेंड वेवलेंथ डालते हैं 620 नैनोमीटर की, तो उसकी भी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड विजिबल लाइट की रीजन होती है 400 to 700 नैनोमीटर। मतलब कितनी एनर्जी फिर निकलेगी अगर हमने विजिबल लाइट डाला, तो कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं 1.8 to 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी हम एनर्जी विजिबल लाइट की अगर पीएन जंक्शन के उस पर डाल रहे हैं इस वेवलेंथ से, तो ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि जितनी ज़्यादा हम वेवलेंथ की डालेंगे लाइट डालेंगे, एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम आ रही होगी, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। बड़ा वेवलेंथ छोटी एनर्जी, कम वेवलेंथ बड़ी एनर्जी। एंड जितना एनर्जी हम डाल रहे होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोडक्शन हो रहा होगा एंड करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है मैंने, करंट इंक्रीजेज विथ मोर चार्ज कैरियर क्रिएटेड बाय लाइट फॉलिंग ऑन द जंक्शन। ओके, जितनी ज़्यादा एनर्जी की लाइट फॉल हो रही होगी जंक्शन में, उतने ज़्यादा करंट कैरियर्स इंक्रीज हो रहे होंगे, उसकी वजह से करंट इंक्रीज हो रहा होगा। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, नॉट वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, लाइट की वजह से हमने क्या किया है, करंट जनरेट कर दिया है। तो ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं फोटो डायोड्स। एंड ये डिवाइस बहुत ज़्यादा ही कॉमन यूज़ होता है हमारे स्ट्रीट लाइट्स में। ओके, स्ट्रीट लाइट क्या करते हैं, सन की रोशनी को लेते हैं एंड फिर जाके करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से रात को क्या होती है, वहाँ पर लाइट जलती है। तो विजिबल रीजन में आने के लिए ये एनर्जी की हमें वेव लाइट चाहिए होती है। एंड जितनी ज़्यादा एनर्जी की हम लाइट डालेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। सो ये फंक्शन होता है फोटो डायोड का। और ये एप्लीकेशन फोटो डायोड क्या है, एक टाइप के एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है पीएन जंक्शन के। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो डायोड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। एक और एप्लीकेशन है दैट इज एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स। अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो मोस्ट ऑफ द घर में CFLs की बल्ब चलती थी, बट अब आज के टाइम पे देखोगे तो सबके घर में LED चलता है। LED बहुत ज़्यादा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया होता है एंड ये पूरा का पूरा पीएन जंक्शन की एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। CFL की जो बल्ब्स होती थी उससे हीट प्रोड्यूस होती थी, LED की बल्ब से हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। CFL की बल्ब्स बहुत ज़्यादा ही पावर कंजप्शन करती थी, LEDs की बल्ब उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं करती हैं। तो LEDs बहुत ज़्यादा ही जल्दी रिप्लेस कर दिए CFLs को। सो अब हम LEDs के बारे में पढ़ते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। एंड पीएन जंक्शन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है LED। तो LED क्या है, सबसे पहली चीज़, फोटो डायोड में हम क्या कर रहे थे, लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पर हम उसका रिवर्स करेंगे, यहाँ पर हम करंट की वजह से लाइट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो पहली चीज़ ही हमें समझ में आ गई कि ये क्या है, रिवर्स ऑफ फोटो डायोड। रिवर्स ऑफ फोटो डायोड, पहली चीज तो ये LED की है। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि पीएन जंक्शन है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं और एनहाइलेट होते हैं, मतलब रिकम्बाइन होते हैं, क्रिएट होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं। LEDs के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका रिकम्बाइन करना। रिकॉम्बिनेशन इज द की फॉर LED। सो रिकॉम्बिनेशन, LED रिकॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, तो LED के लिए रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसका डिप्लीशन रीजन, पीएन जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन या फिर एटम्स के बीच का बैंड गैप,
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में ये जो बैंड गैप होता है वो हमें छोटा चाहिए होता है, सो स्मॉल बैंड गैप चाहिए होता है, स्मॉल बैंड गैप चाहिए होता है। तो एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, ओके, जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट होते हैं और उसमें भी स्पेशली सिलिकॉन में बहुत छोटा बैंड गैप होता है, तो सिलिकॉन बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है एलईडीज बनाने के लिए। तो अब होता क्या है, स्मॉल बैंड गैप की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने कि बताया कि रिकॉम्बिनेशन इज द की, तो स्मॉल बैंड गैप होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन ईजी हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन इज ईजी। रिकॉम्बिनेशन इज ईजी, ओके। अब हम जो इसमें लाइट डाल रहे होंगे, जो एनर्जी डाल रहे होंगे, वो ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिससे हमें क्या हो, विजिबल रेंज में लाइट मिले। अगर हमें विजिबल रेंज में लाइट नहीं मिलेगी तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो लाइट एमिटिंग डायोड का कोई फायदा नहीं हुआ। तो जितनी भी हमें एनर्जी डालनी है वो इस तरीके से डालनी है कि क्या हो, इसमें हमें विजिबल रेंज में लाइट मिले। तो होता ये है एलईडीज में कि यहाँ पर पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसका सेटअप करते हैं ताकि यहाँ पर क्या हो रहा हो, रिकॉम्बिनेशन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो रहे होंगे। एंड जब इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन हो रहे होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, एनर्जी डिसिपेट कर रहे होंगे, एनर्जी इज डिसिपेटेड। और किस फॉर्म में डिसिपेट हो रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। सो जब इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन कर रहे होंगे, उसमें से एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं। कंबाइन कराने के लिए हमें थोड़ा सा इसको करंट देना है। करंट देने के बाद क्या होगा, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन हो रहे होंगे, एंड कंबाइन होने की वजह से वो एनर्जी डिसिपेट कर रहे होंगे, एंड दैट डिसिपेटेड एनर्जी को हम देखते हैं। और अगर एनर्जी डिसिपेट कर रहे होंगे विजिबल रेंज में, तो वो हमें क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होल को कंबाइन करना है, तो एलईडी में पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए कि रिवर्स बायस में होना चाहिए? एंड द आंसर इज फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, तभी तो वो कंबाइन कर पाएंगे। फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी होती है रिकॉम्बिनेशन की, वो क्या होगा, हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। एंड फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो रही होगी। मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो बड़े लेवल पे मूव कर रहे होंगे, एंड बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहा होगा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा। एंड देन क्या हो रहा होगा, एनर्जी लाइट की फॉर्म में हमें मिल रही होगी, एंड वही लाइट को हम देख पाते हैं। एंड यही वर्क होता है एलईडीज का। सो सिंपल सी चीज, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करो, फर्स्ट स्टेप, उसको रिकम्बाइन होने दो, सेकंड स्टेप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन हो रहे होंगे, थर्ड स्टेप, हमें एनर्जी इतनी कर देनी है ताकि हमें जो लाइट मिले वो विजिबल रेंज में हो। सिंपल सा 3 स्टेप है, एंड उसकी वजह से ये रिवोल्यूशनरी आइडिया हमें मिला, एंड हमने एलईडीज बनाए हैं। एंड एलईडीज बनाने के लिए जनरली ये गैलियम आर्सेनिक, सिलिकॉन तो एक मटेरियल है ही जिसका बैंड गैप लेस होता है। हम डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं ताकि हमें डिफरेंट टाइप की लाइट्स मिल सके, जैसे कि गैलियम आर्सेनिक, फास्फोरस,
ये सब कॉम्बिनेशन से हमने क्या किए, डिफरेंट एलईडीज बनाए, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर की लाइट्स मिली एंड बहुत सारे कलर की लाइट मिली। एंड सबसे हार्ड था ब्लू लाइट का एलईडी बनाना, तो इसके ऊपर 2014 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ थी। सो एलईडीज का फंक्शन हमें समझ में आ गया। पीएन जंक्शन कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन करने में हेल्प होनी चाहिए। एंड थर्ड चीज़, एनर्जी हमें इतनी देनी है कि क्या हो, विजिबल रेंज में लाइट्स निकल सके। एंड डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे हमने एलईडीज बनाई है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स निकलती हैं। अब एलईडीज के एडवांटेज क्या थे कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। लो पावर कंजप्शन था इनका, और बहुत ज़्यादा ही मोनोक्रोमेटिक लाइट देने में ये सफल रहे। जैसे कि ब्लू कलर की आपको रोशनी चाहिए, CFLs अगर आपको याद होगा तो जनरली येलो कलर की होती थी। एलईडीज ब्लू, पिंक, रेड, येलो हर कलर में पॉसिबल है, मिलती है अलग अलग एलिमेंट का यूज़ करके। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज्ड वाइट कलर की एलईडी होती है, जिससे वाइट कलर की रोशनी निकलती है। ब्लू कलर की एलईडीज बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा, क्योंकि हमें उस टाइप के कंपाउंड चाहिए थे, और इसके लिए 2014 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि था एलईडी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर जेई में इससे क्वेश्चन आएगा तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, पीएन जंक्शन किस टाइप की बाइसिंग में होते थे, ओके, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए। फॉरवर्ड बाइस, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, रिकॉम्बिनेशन पे वर्क करती है। एंड थर्ड, एनर्जी लेवल विजिबल रेंज में होनी चाहिए। तो ये सब था अबाउट एलईडीज। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि पीएन जंक्शन का दूसरा अगर लास्ट यूज क्या है जो हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट यूज आता है, दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल बहुत ज़्यादा ही कॉमन आपने देखे होंगे कि घर की छतों पे लगे रहते हैं, जब लाइट चली जाती है तब भी वो लाइट देते हैं, ओके। एंड हम एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेते हैं, एफिशिएंट होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि सोलर सेल बनते कैसे हैं, ओके। तो सोलर सेल बनाने के लिए अगेन हमें पीएन जंक्शन क्रिएट करना है। तो हम सिलिकॉन का एक स्लैब लेते हैं, ये हमारी पी साइड हो गई, एंड एक बहुत छोटा सा एन साइड बना देते हैं, ये हमारा एन साइड हो गया। आप देख पा रहे हो कि पी की थिकनेस बहुत ज़्यादा है एंड एन की थिकनेस बहुत कम है। तो पी बहुत ज़्यादा ही मॉडरेट डोपिंग होती है इसमें, मॉडरेट डोपिंग। एंड बिकॉज एन साइड बहुत ज़्यादा ही थिन है, तो इसकी डोपिंग क्या होगी, हाई होगी, तो हेविली डोपिंग। अब फोटोडायोड और सोलर सेल, इनका फंक्शन थोड़ा बहुत सेम ही होता है। लाइट आएगी एंड लाइट आने की वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ओके, पोटेंशियल जनरेट होगा एंड करंट प्रोड्यूस होगा। तो आइडियली हमें क्या करना है, तो आइडिया क्या है, ये आइडिया इज टू लेट लाइट फॉल ऑन इट। आइडिया क्या है कि हम इस पे लाइट की फॉल कराएं एंड ये क्या करे, एंड इट क्रिएट अ पोटेंशियल, एंड इट क्रिएट अ पोटेंशियल या वोल्टेज। सो ये हमारा आइडिया है कि इस पे लाइट फॉल करे और क्या हो, पोटेंशियल या वोल्टेज क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो समझ आएगी होगी कि एच न्यू जो होगा वो बड़ा होना चाहिए ईजी से, ओके। ईजी क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन की एनर्जी से क्या होना चाहिए, जो लाइट फॉल हो रही है वो ज्यादा होना चाहिए, ओके। तो अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं।
ये हमारा पीएन जंक्शन है। अब मैं इसको नॉर्मल बता रही हूँ, बट एन हेविली डोप्ड है और पी मॉडरेट डोप्ड है, बट थिकनेस ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट इक्वल ही हो जा रहे हैं। ओके, अभी ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा पीएन जंक्शन है एंड हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। एंड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भागेंगे, होल्स इस डायरेक्शन में भागेंगे। एंड बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे ईएमएफ। और ये ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा कि कितना इंटेंसिटी है लाइट की। ईएमएफ डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ओके, तो हमें एक पोटेंशियल मिला एंड वो किस वजह से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए जनरेट हो रही है, बिकॉज उस पर एक लाइट पड़ रही है। तो जो पोटेंशियल होगा या जो ईएमएफ होगा वो डिपेंड कर रहा होगा किस पे, इंटेंसिटी पे। अभी कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो करंट जीरो है, बट एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया है। तो इस पोटेंशियल को बोलेंगे ओपन सर्किट पोटेंशियल। ओपन सर्किट पोटेंशियल। ओपन सर्किट किस लिए, या ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट मैंने क्यों बोला, क्योंकि कोई भी कनेक्शन अभी तक हमने नहीं किया, सर्किट नहीं बनाया है, इसीलिए बिना सर्किट बनाए ही पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है। अब हम सर्किट बना देते हैं। अभी तक क्या चल रहा है सब समझ में आ रहा होगा आपको। ये मैंने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है कि रिवर्स बायस में, ये मैंने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है। एंड मान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो रखा है, मतलब कि रेजिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। जो हमें करंट मिल रहा है वो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट। ओके, तो शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया है, रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया है एंड फॉरवर्ड बायस में हमने करेक्ट कर दिया है। तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन या फिर ब्रेकडाउन। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से होता है रिकॉम्बिनेशन। सो यहां पर क्या हो रहा होगा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा। और उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो रहा होगा, एक पोटेंशियल V जनरेट हो रहा होगा, एक पोटेंशियल V क्रिएट हो रहा होगा। सो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। पहले मैंने बताया कि सोलर सेल दिखता कैसे है। हम एक मॉडरेट डोपिंग वाला P साइड लेते हैं, एक हैविली डोप्ड N साइड की पतली सी स्लैब लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन क्या है कि इस स्लैब पे लाइट फॉल हो, लाइट इस तरीके से फॉल हो। इसको पतला बनाने का रीज़न यही था कि लाइट फॉल हो तो इस डिप्लीशन रीजन से जाके जुड़े, टकराए, ठीक है, बिकॉज सारा वर्क डिप्लीशन रीजन में ही होना है। तो लाइट को हमने लेट किया कि फॉल करे और उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में चलने लगे, होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने लगी, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिसे हमने ईएमएफ बोला। और वो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा था कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट हम उस पर डाल रहे हैं। ओके, जब तक हमने सर्किट नहीं बनाया था तो उस पोटेंशियल को हम बोल रहे थे ओपन सर्किट वोल्टेज। जब हमने सर्किट बनाया तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। फॉरवर्ड बायस में जोड़ने की वजह से क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है एंड उसकी वजह से एक पोटेंशियल V जनरेट हो रहा है। एंड बिकॉज सर्किट बना चुके हैं तो एक I करंट भी होगी हमारे पास। एंड हमने सर्किट को शॉर्ट सर्किट की फॉर्म में जोड़ा है, मतलब R की वैल्यू को हमने 0 ले लिया है। तो इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि जो लाइट गिर रही होगी सोलर सेल पे,
उस लाइट की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की एनर्जी से ज़्यादा होगी। जो पेयर जनरेट हो रहे होंगे वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्वेप कर दे रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल दूसरी साइड चला जा रहा होगा एंड इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चला जा रहा होगा। द वोल्टेज विच इज जनरेटेड इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, और मैंने ये लिखा है कि जो वोल्टेज जनरेट होता है जब सर्किट बनाने के बाद, तो उसकी पोटेंशियल कुछ इतनी आती है 0.6 वोल्ट्स, और जो मैक्सिमम करंट मतलब जब R0 होता है, शॉर्ट सर्किट करंट बनाते हैं हम, वो मिली एम्पियर्स में आता है। तो करंट ऐसे दिया जाता है गिवन बाय द सेल। और अब हम क्या करेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पढ़ेंगे इसका, सोलर सेल का। तो अब हम क्या करते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको सोलर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और ये भी फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है बिकॉज हमें रिकॉम्बिनेशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, तो इसको ड्रॉ करते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब आपको क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस 0 है, और फॉरवर्ड वाइज क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज हमें रिकॉम्बिनेशन फिनोमिना की जरूरत है। सो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा करंट है। और कौन सा करंट है, ये करंट गिवन बाय द सर्किट। ये जो I करंट निकल रहा होगा, करंट गिवन बाय द सर्किट। तो क्या हो रहा होगा, जनरली जो करंट और पोटेंशियल ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं यहां ड्रॉ कर देती हूँ और क्लियरिटी के लिए। तो जो करंट एंड पोटेंशियल का ग्राफ हो रहा होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जनरली, और फिर एक पॉइंट के बाद वो क्या होता है, एकदम से नीचे आ जाता है। इस पॉइंट को ओपन करंट वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, वो पोटेंशियल जहां पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसको ओपन करंट वोल्टेज बोलते हैं। और इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा दिखता है। तो जब भी सोलर सेल जेई के एग्जाम में आता है तो अगेन बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है, एंड आपको आंसर पता चल गया कैसा, फॉरवर्ड बायस में है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो यही होता है कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है या फिर रिवर्स बायस की वजह से क्या होता है, उसमें कोलिजन हो रहे होते हैं एंड दूर जा रहे होते हैं। तो आंसर होता है कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी कैसी होनी चाहिए। तो हमने जाना कि एनर्जी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जो एनर्जी होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अभी तक आपने सीख लिया कि वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है, सोलर सेल की प्रॉपर्टीज क्या है, LEDs की प्रॉपर्टी क्या है, एंड सोलर सेल की प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।